हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह एक सीरीज शुरू की गई है जो लास्ट 84 डेज में आपको पूरी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी जितने भी जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी सॉल्व कराना है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराना है। तो ये अभी आज हमारे जैसे कि कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूछा था। आज हम पढ़ेंगे ये स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन से किस तरीके के प्रश्न आते हैं, तो इनसे आपको रूबरू कराना कि आपके किस तरीके का प्रश्न आता है और आपको किस तरीके से अपनी तैयारी को और बेहतर करना है। उसी के संदर्भ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। चलिए तो आज हम इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न आता है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की क्या संरचना है। इसके अंतर्गत आपको बताना है कि पंचायती राज प्रणाली की किस तरीके की शासन प्रणाली है। ऑप्शन ए दिया गया है ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना होना। ऑप्शन बी दिया गया है ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना होना। ऑप्शन सी होता है ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना का होना। और ऑप्शन डी होता है कि ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना होना। तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका कथन होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप जल्दी सोचिए कि इसमें कौन सा होगा। पंचायती राज व्यवस्थाएं जो हैं वह किस तरीके की व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं, यानी कि अभी जो पंचायती राज का जो मॉडल अपनाया गया है इसे भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत ने जोड़ा गया है, जिसमें 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार, इसमें 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतों को और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नगर पालिकाओं को जोड़ा गया है, जिसमें आपके संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची पंचायतों से रिलेटेड है और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। तो ये व्यवस्था चली हुई थी। तो इसमें आपको बताना है कि ये जो शासन प्रणाली है किस तरीके की शासन प्रणाली है। तो वर्तमान भारत में पंचायती राज प्रणाली में 3 इस तरीके की संरचना को प्रणाली है, जिसमें ग्राम स्तर पर भी होती है, ये खंड स्तर पर भी होती है और जिला स्तर पर भी होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका ऑप्शन सी होगा। और ये किसके द्वारा, किसकी सिफारिशों के आधार पर बनाई गई थी, तो ये बलवंत राय मेहता समिति की आई हुई थी। उनकी सिफारिशों के आधार पर ये त्रिस्तरीय व्यवस्था को बनाया गया था। तो इस तरीके से ये इनके बारे में उपरोक्त व्याख्या के संदर्भ में देख सकते हैं कि अनुच्छेद 243 का बी जो आता है, जिसमें कहा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय है, ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर एवं जिला स्तर पर। और किंतु मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत को उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकता जिनकी संख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। यानी कि आर्टिकल 243 का बी के अंतर्गत तो इसको कहा गया है, लेकिन साथ ही साथ इसमें ये भी प्रावधान दिया गया है कि अगर इनके जो अलग अलग डिवाइडेड है, यानी कि ग्राम स्तर पर हुआ, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर, तो इनका एक क्राइटेरिया फिक्स होता है कि अगर यहाँ पर इतनी जनसंख्या होगी उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर इनका गठन जैसे मध्यवर्ती स्तर पर 20 लाख से अधिक नहीं है तो वहां पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। तो ये इसके संदर्भ में इसकी उपरोक्त व्याख्या रही। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि यदि पंचायत भंग होती है तो उसे किस अवधि के अंदर निर्वाचन होते हैं। तो पंचायत जब भंग होती है तो किस अवधि पर होती है। तो ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 6 माह और ऑप्शन डी 1 वर्ष। तो आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा 6 माह होगा, क्योंकि जब पंचायतें भंग हो जाती है, जैसे कि किसी चुनाव के किसी कोई प्रक्रिया रही चुनाव, ये जो प्रावधान है, तो ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में द्वारा संविधान में 9 में जोड़े गए। इसे 9 के तहत 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची, 11वीं अनुसूची इसमें शामिल की गई। पंचायतों के गठन, उनके निर्वाचन शक्तियों इत्यादि का वर्णन किया गया और अनुच्छेद 243 ई का क्लॉज ई का सब क्लॉज बी के तहत पंचायत भंग होने पर इसे 6 माह के अंदर निर्वाचन होना आवश्यक है। यानी कि पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अगर वो समय के पूर्व भंग हो जाती हैं और अब वो 6 माह के अंदर हुई है, तो इनको 6 माह के अंदर, मतलब कि समय के पूर्व भंग हो गई है, तो 6 माह के अंदर निर्वाचन कराना अनिवार्य होगा। तो ये आपका अनुच्छेद 243 ई का क्लॉज 3 का सब क्लॉज बी में ये प्रावधान दिए गए हैं। अब आते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से किस तरीके से कि भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और इसे संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया। पहला कथन ये है। दूसरा कथन कहता है कि भारत के संविधान के भाग 9 ए में नगर पालिकाओं से संबंध उपबंध है। अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं होती हैं, जिनमें नगर पालिका परिषद और नगर निगम आते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य है, जिसमें उपरोक्त कथन में ये इस तरीके से दिए गए हैं कि केवल एक सही है।
केवल 2 सही है और दोनों इक्वल टू दोनों सही है और तीसरा आता है ना तो एक सही है, ना को दूसरा सही है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा उत्तर होगा। तो इसमें देखा जाए तो आपका जो भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों को अंतः स्थापित किया ही गया है कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें भाग 9 के अंतर्गत 9 में 73वीं संविधान संशोधन में पंचायतों को और 74वें में आया था आपकी नगरपालिकाएँ। अब ये नगरपालिकाओं के बारे में जो कथन दिया गया है, ये आपका गलत है, क्योंकि ये 9 ए में तो संबद्ध है, ये तो सही है, लेकिन इसमें 2 प्रकार की नगरपालिकाओं के बारे में नहीं दिया गया था, इसमें भी 3 तरीके की थी, एक नगरपालिका, नगरपालिका परिषद और नगर निगम। तो इस तरीके से ये 3 तरीके से इनको डिवाइड किया गया था, नगर पंचायत, नगरपालिका, नगर परिषद। तो इस तरीके से इनके 3 तरीके थे। तो कथन एक सत्य है, दूसरा कथन गलत है। तो ये ही इसकी व्याख्या है कि 9 ए में आता है, इससे संबंधित है वो 243 क्यू के यानी या 243 धात के अंतर्गत ये आता है, जिसमें प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम आते हैं। तो इस तरीके से ये नगर पालिकाओं के बारे में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1992 में अधिनियमित एक नई पंचायती राज बिल पंचायती राज बिल पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान हैं और निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रावधान नहीं है। तो ये जो पंचायती राज बिल आया हुआ था उसमें पहले से हटकर और कौन से नए प्रावधान को ऐड किया गया था। ऑप्शन ए दिया गया है कि अन्य क्षेत्र के साथ कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा व सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में अनेक दायित्व होना। ऑप्शन बी दिया गया है कि सभी पदों के लिए उनके रिक्त होने पर निर्वाचन पर आज्ञा परख किया जाना। और सी दिया गया है कि पंचायतों में 1/3 पदों तक महिलाओं का सांविधिक प्रतिनिधित्व होना। और ऑप्शन डी होता है कि पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक की उनकी समय पाबंदी सुनिश्चित हो सके। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन-कौन से कथन पहले थे और कौन से अभी मतलब कि इससे अलग है। तो ये आपका जो आता है इसमें ऑप्शन डी है, क्योंकि इसमें ये तो पहले से ही थे, लेकिन ये वाला जो है ये इसमें नहीं है कि पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी होगा। तो इसकी व्याख्या देखें तो इसमें जो 73वां संविधान संशोधन है उसमें नियमित पारिश्रमिक का प्रावधान नहीं दिया गया है और इस तरीके से आपके ए बी सी तो तीनों सही है, लेकिन डी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कि सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार या पेशा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है। ऑप्शन ए स्वशासन प्रदान करना, ऑप्शन बी पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, ऑप्शन सी जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना और ऑप्शन डी जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना। तो इसके अंतर्गत आपको बनाना है तो बताना है। तो ये जो आपका आता है इसमें आपका ऑप्शन सी होगा कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। इसके उद्देश्य के अंतर्गत मतलब कि कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, ये नहीं आता है और ये सभी इसके उद्देश्य आते हैं। जो पेशा एक्ट आया हुआ था पंचायतों के संदर्भ में, जो अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 1996 में, उसका उद्देश्य था कि अनुसूचित क्षेत्रों की पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन स्थापित करना, जिससे पारस्परिक अधिकारों की रक्षा हो सके, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त किया जा सके। और इस अधिनियम में यह प्रावधान नहीं किया गया था कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण हो। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि पंचायत अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका होती है। तो इसमें पहला दिया गया है कि ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होना। दूसरा आता है कि ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। तीसरा आता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि जो पेशा एक्ट आया हुआ है तो इनमें कौन-कौन से इसके अंतर्गत इनकी भूमिका या शक्ति है ग्राम सभा की। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं इस तरीके से। ये ऑप्शन है तो इन ऑप्शनों के अंतर्गत बताना है कि कौन सा आपका सही होगा। तो ये कथन देखते हैं तो इसमें पहला कथन जो है वो आपका सत्य है कि ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। और दूसरा आता है कि ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का भी स्वामित्व होता है। लेकिन ये वाला आपका गलत है कि अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। तो ये आपका गलत होगा। तो इसी के साथ आपका पहला दूसरा सत्य है तो ऑप्शन बी होगा। इसकी व्याख्या को देखें कि जो ये अधिनियम आया हुआ था 1996 में, इसमें ग्राम सभा के लिए लघु वनोपज के स्वामित्व में अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने की तो शक्ति दी गई थी। लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों के लिए खनन का पट्टा अथवा लाइसेंस प्रदान करने के लिए ग्राम सभा को अनुमति आवश्यक होती है, परंतु अन्य खनिजों के खनन के संदर्भ में ग्राम सभा की अनुमति जो है अनुशंसा है वह आवश्यक नहीं होती है। तो इस तरीके से आपका इसमें
ये आपका तीसरा नहीं होगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प रोजगार वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए अर्जक रोजगार का सृजन होना। ऑप्शन बी मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थ तथा कार्य हेतु इच्छुक समर्थ व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन। ऑप्शन सी देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। ऑप्शन डी जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, विधि के समक्ष समता तथा बिना भेदभाव के सुरक्षा की गारंटी होना। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा निर्दिष्ट करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी है कि यह देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थानों की बुनियादी रखना होता है, तो ऑप्शन सी होगा। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में देश को मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थानों में बुनियाद रखता है और इसके अनुसार भाग 9 में 243 से 243 तक पंचायती राज व्यवस्था संबंधी उपबंध दिए गए हैं और इसमें 11वीं अनुसूची में पंचायतों से रिलेटेड प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। पहला, विकास में जन भागीदारी। दूसरा, राजनीतिक दबाव जवाबदेही। तीसरा आता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। चौथा आता है वित्तीय संग्रहण यानी कि फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। तो दिए गए कूट में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो पंचायती राज संस्थानों का क्या मुख्य उद्देश्य होता है। पहला तो विकास में जन भागीदारी होना और राजनीतिक जवाबदेही का ये तो नहीं होता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत तो ये आता ही है। तो इस तरीके से आपका पहला और तीसरा होगा, चौथा भी आपका गलत है। इसका कोई वित्तीय संग्रहण मूल उद्देश्य नहीं है। तो इसी के साथ ही ऑप्शन सी होगा कि पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर यानी कि राजस्थान में होता है और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, स्थानीय जनता के विकास में भागीदारी यानी कि जन भागीदारी यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना इसका मूल ऑब्जेक्ट होता है। स्थानीय सुशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि इसका एक प्रयोग है। तो क्या प्रयोग है इसका, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जैसा कि अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा हुआ है। तो ऑप्शन बी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। तो किस राज्य सरकार का नहीं होता है। ऑप्शन ए नागरिकों की शिकायतें, ऑप्शन बी आर्थिक मामले, ऑप्शन सी होता है विधि निर्माण, ऑप्शन डी होता है कार्य के मामले। तो इसमें राज्य सरकार का स्थानीय निकायों पर जो नियंत्रण होता है वह नागरिकों की शिकायतों का होता है। तो ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट आते हैं इसी में कि इसमें जो नागरिकों की शिकायतों के मामले में राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होता, बल्कि इनका आर्थिक मामलों, कार्मिकों, विधि निर्माण के संदर्भ में राज्य सरकार का स्थानीय निकायों पर नियंत्रण होता है, सिर्फ नागरिकोों की शिकायतों में नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की हुई थी, किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी जीबी की राव समिति, ऑप्शन डी एल एम सिंह समिति। तो इसके अंतर्गत कौन सा होगा, तो इसमें आएगा ऑप्शन बी की बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना दी हुई थी और इसे 1957 में लागू किया गया था और इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान में विधानसभा में 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम को पारित किया जाता और इन्हीं के प्रावधानों के अनुरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया जाता है। और इसके अतिरिक्त पंचायतों में सुधार के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति आती है, 1985 में जेबी की राव समिति आती है और 1986 में एल एम सिंघवी समिति आती है। तो ये जो प्रमुख समितियां हैं ये आती हैं। अब आते हैं अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को ये राजस्थान के नागौर में किया गया था। तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है कि भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र तो कोटि नहीं है। ऑप्शन बी स्थानीय निकायों में 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है। ऑप्शन सी स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपवन का एक आयोग करता है। ऑप्शन डी स्थानीय निकायों पर निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सही होगा। तो इसमें कौन सा सही नहीं बताना है कि भारत स्थानीय शासन के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो स्थानीय निकायों में 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित यानी कि जो 33% आरक्षण है वो भी है, तो ये भी सही होगा। स्थानीय शासन में वित्त का उपयोग आयोग करता है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग किया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग का भी गठन किया गया है। पहले की ओर चले तो इससे भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। तो ये आपका गलत है।
क्योंकि ये आपका तीसरे पिलर के तौर पर इसे स्थानीय प्रणाली को देखा जाता है, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, उनमें तो पंचायतों के गठन के बारे में प्रावधान दिया ही गया था। फिर बाद में भाग 9 तथा 9 ए में इसके अलग प्रावधान जोड़ दिए गए, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ। और स्थानीय स्वशासन जो है भारतीय संविधान की राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है, और यह एक तरीके से परिसंघीय प्रणाली है, तो ये एक स्वतंत्र कोटि के रूप में कार्य करता है, तो ये आपका सत्य है। और इसमें आपका ऑप्शन ए गलत है, दो ये 3 4 सही है। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित 25 वर्ष है। दूसरा आता है कि पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है, इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है केवल एक, ऑप्शन बी में 2, और ऑप्शन सी में 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी में दिया गया है आपका ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की जो निर्धारित आयु है, 25 वर्ष है, वो आपकी गलत है। और दूसरा वाला कथन जो है कि पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी की जाती है, तो ये आपका ऑप्शन बी है, जो कि आपका सत्य है। और दूसरा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का जो 4 है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष का होना आवश्यक है, ना कि 25 वर्ष का। वहीं अनुच्छेद 243 इड़ाग के खंड 4 के में कहा गया है कि पंचायत की अवधि समाप्त के पूर्व उस पंचायत के विघटन पर गठित की गई कोई भी पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी, जिसके लिए विघटित पंचायत बनी रहती है, और यह एक विघटित नहीं की जा सकती है। तो इस तरीके से ये आपका पहला कथन इसमें गलत है और दूसरा कथन सत्य है। नेक्स्ट आते हैं कि वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ-साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि ऑप्शन ए कि वह अपने कॉलेज के प्रचार से अनुमति प्राप्त कर ले। ऑप्शन बी वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो। ऑप्शन सी उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। ऑप्शन डी वह भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा दाखिल करे। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन-सा कथन सत्य होगा। तो इसमें जो आपका जो कथन होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यह मतदाता सूची में सम्मिलित होना आवश्यक है, तभी वो नामांकन की वैधता की महत्वपूर्ण शर्तें इस पर निर्भर होगी। कि अब आते हैं नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों प्रशुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है। ऑप्शन ए जिला योजना समिति, ऑप्शन बी राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन सी राज्य का वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी राज्य का पंचायती राज मंत्रालय। तो इसमें कौन-सा होगा? तो इसमें होगा राज्य का वित्त आयोग, तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट आते हैं हम कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थानों को प्रोत्साहित करना हो, निम्नलिखित में से किन चीजों की व्यवस्था करता है? पहला, जिला योजना समितियों का गठन करने की। दूसरा, राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की। तीसरा, राज्य वित्त आयोगों की सिफारिश करने की। तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर की पहचान करनी है, जिसमें केवल एक होगा। तो इसमें से आपको बताना है केवल एक होगा, या केवल 1 और 2 होगा, या केवल 2 3, या 1 2 3 तीनों होंगे। तो इसमें जो आपका जो 1992 में जो जिला लक्ष्य देश में पंचायती राज स्थापनों के लिए प्रोत्साहित करता है, तो इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के लिए सभी पंचायतों का चुनाव करने के लिए है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना भी करता है और जिला योजना समितियों का ये गठन नहीं करता है। तो ये आपका ऑप्शन सी होगा, जिसमें दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। कि देश में पंचायती राज संस्थानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संविधान अधिनियम 1992 में संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 तक पंचायतों के संबंध में व्यवस्था की गई है। और इसमें अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने की, और अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने संबंधी व्यवस्थाएं दी गई हैं। और जिला योजना समिति की जो व्यवस्थाएं वह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में 243 जेड डी जी में दी जोड़ी गई है, जो 1992 में तो जोड़ा गया, लेकिन ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी नगर पालिकाओं से रिलेटेड जो प्रावधान है, वो समय ये जोड़ा गया है, और ना कि पंचायतों में। अब आते हैं नेक्स्ट के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत में महानगर योजना समिति के बारे में दिया गया है। पहला आता है कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। दूसरा, उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं प्रारूप करती हैं। तीसरा, उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं के लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है।
तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा कथन आपका सत्य होगा, कि 1 और 2 होगा या केवल 2 होगा, 1 और 3 होगा, 1, 2, 3 होगा। तो ये महानगरीय जो योजना समिति में यह भारतीय संविधान के प्रावधान के अंतर्गत गठित की गई है और महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास के लिए प्रारूप तय करती है और तीसरे में कि उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की जो प्रायोजित योजना है उनको लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा नहीं करती है। तो ये आपका गलत होगा, तो ऑप्शन ए होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट इसी की व्याख्या को देखें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो जेड जी है, जिसमें देश के प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया और इसका कार्य विकास योजना प्रारूप तैयार कर संबंधित सरकार को भेजने तक ही सीमित होता है, जो अनुच्छेद जेड ई के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का प्राप्त है? ऑप्शन ए केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार के वह एक सदस्य, ऑप्शन बी गरीब रेखा से नीचे के बीपीएल परिवार के वह एक सदस्य, ऑप्शन सी सभी पिछड़े वर्गों के समुदाय के परिवारों के वह एक सदस्य और ऑप्शन डी किसी भी परिवार के वह एक से सदस्य। तो इसमें बताना है आपको कौन सा होगा, तो ये मनरेगा के अंतर्गत किसी भी परिवार के सदस्य इसमें वह एक सदस्य शामिल हो सकते हैं। और मनरेगा मनरेगा को जब शुरू किया जाता है 2005 में, तो उसका नाम नरेगा रहता है और इसे संसद द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से इसका स्थापना होती है और यह 5 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात इसे अधिसूचित किया जाता है और 2 फरवरी 2006 को लागू कर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इस योजना को प्रारंभ किया जाता है और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नामकरण महात्मा गांधी नरेगा कर दिया जाता है और इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक ग्रामीण परिवार में कम से कम 100 दिन की अकुशल रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपके पंचायतों से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। ये आपका लास्ट जो 81 डेज था उसको कवर कराया था। आप नेक्स्ट डे जो आएगा वो आपका 79 डेज होगा, जिसमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट डे और भी कुछ टॉपिक लेकर आएंगे जिससे आपके यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर मिल जाएगी, तो वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।